आरबीआई की बाई मंथली एमपीसी मीटिंग आज खत्म हुई, जो कि 4 से 6 अगस्त को चली है। अब इस मीटिंग के खत्म होने के बाद कई सारे जो फैसले हैं वो इसमें लिए गए हैं, वो हम समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार जो एमपीसी ने डिसाइड किया है कि रेपो रेट को चेंज नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 बार से जो रेपो रेट है उसे कम किया जा रहा है और ये कमी 100 बेसिस पॉइंट तक की हो गई है। मतलब इससे पहले रेपो रेट 6.5% था, अब 5.5% पे आ चुका है, ऐसे 20-25 पॉइंट ऐसे कम करते हुए। तो इस बार कोई रेट में चेंज नहीं हुआ है और ये जो डिसीजन है यूनानिमस लिया गया है, मतलब सारे लोगों का सेम डिसीजन रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात होती है, कई बार ये डिसीजन यूनानिमस नहीं होता है, 1-2 मेंबर इसके खिलाफ भी जा सकते हैं। जैसे कोई कह सकता है कि हमें बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, लेकिन जबकि यहाँ पे ये जो डिसीजन आया ये यूनानिमस आया है। अब हम समझते हैं इसमें और क्या क्या बातें कही है। बहुत ही डिटेल में वीडियो है, पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि जो रेट हैं चेंज नहीं हुए, तो वर्तमान समय में रेट क्या है। तो पॉलिसी रेट जो कि रेपो रेट होता है, ध्यान रखिएगा, रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट कहते हैं, ये 5.5% पे अनचेंज्ड है। इसके साथ साथ जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, एचडीएफ रेट, ये 5.25% पे ये भी अनचेंज है। क्यों? क्योंकि जब पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट नहीं बदलेगा तो ये एचडीएफ और एमएसएफ रेट नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये दोनों इनसे लिंक होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पॉलिसी कॉरिडोर, कुछ ऐसा समझिए। सबसे नीचे इस कॉरिडोर में होता है एचडीएफ, फिर आता है रेपो और उसके ऊपर क्या होता है? एमएसएफ, है ना। इसीलिए आप एमएसएफ को देखेंगे तो ये 5.75% पे है, ये 5.5% पे है और ये 5.25% पे है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.25% का है, मतलब 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे अंतर होता है इन दोनों में। ये कुछ ऐसा लिखा गया अंतर नहीं है कि ये हमेशा ही रहेगा, इसे चेंज भी किया जाता है समय समय पे। अभी ये कुछ समय से यही डिफरेंस चला आ रहा है। तो ये समझिएगा कि जब रेपो रेट चेंज होगा, चाहे बढ़ेगा चाहे कम होगा, तो अपने आप ही उसी के साथ एमएसएफ और एचडीएफ एडजस्ट होते हैं। अगर रेपो रेट चेंज नहीं हुआ है तो ये भी वैसे ही रहते हैं। वहीं बैंक रेट की बात करें तो ये 5.75% पे बैंक रेट का काम पेनाल्टी रेट की तरह किया जाता है। और अब जो रिवर्स रेपो रेट है वो फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट बना है, तो ये 3.35% पे आता है। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं कि एचडीएफ क्या है, एमएसएफ क्या है, तो इन सब के लिए मैंने एक शॉर्ट्स की सीरीज स्टार्ट करी है बैंकिंग अवेयरनेस की, उसे आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की, क्या किया गया है। तो फाइनेंशियल 2025-26 के लिए जीडीपी का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 6.5% पे है। ये क्वार्टरली ब्रेकडाउन इसको ऐसा किया गया है, Q1 जो फाइनेंशियल 26 का है वो 6.5 पे है, Q2 के लिए 6.7 है, Q3 के लिए 6.6 और Q4 के लिए 6.3% ये रखा गया है। तो ये है जीडीपी का फोरकास्ट, ये आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है। इन आंकड़ों में कई बार बदलाव भी होता रहता है, तो आपको इसको अपडेट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है उसे कम किया गया है, 3.7% से इसे डाउनवर्ड की तरफ किया गया 3.1% पे। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी अब इन्फ्लेशन की बात होती है तो वो हमेशा सीपीआई की बात होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, डब्ल्यूपीआई की नहीं बात होती है। इसे लिंक किया गया है सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। पहले ये डब्ल्यूपीआई से लिंक हुआ करता था, तो अब सीपीआई से लिंक है, तो ये 3.1% है। और आपको पता होगा कि आरबीआई का जो टारगेट होता है वो 4% होता है और ±2% होता है। जो इन्फ्लेशन है इसी कॉरिडोर के बीच में रहता है, मतलब 2 to 6% रहना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव साइन बता रहा है इकोनॉमी की कि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है। लेकिन इसका जो अगर आप प्रोजेक्शन देखेंगे तो Q2 के लिए 2.1% है, Q3 के लिए 3.1% अभी जो चल रहा है, और Q4 के लिए 4.4% है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने रेपो रेट को जब कम किया है आरबीआई ने, तो सिंपल सी बात है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी। जब लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो वो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ता है। तो इसलिए आपको आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ सा दिखाया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं कुछ और मेजर अनाउंसमेंट्स की, इसके अलावा रेपो रेट के अनचेंज के अलावा बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं। जैसे एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है, बैंक क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई बनाने के लिए। मतलब अगर आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है और उसका अकाउंट है और उसकी डेथ हो जाती है, इन केस अगर नॉमिनी बैंक में नहीं है या फिर नॉमिनी हो भी, तब भी कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत सारे लोग उसके लिए क्लेम करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा सा प्रोसीजर होता है, जिसको लेकर कई बार ऐसा होता है कि जो अमाउंट होता है बैंक में वो फंस ही जाता है, किसी को मिल नहीं पाता है, या फिर उसका प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, उलझा हुआ सा होता है और हर बैंक के लिए अलग प्रोसीजर हो जाता है। तो इसी को
सिंप्लीफाई और स्टैंडर्डाइज करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई ऐसा कोई डिजीज बैंक अकाउंट होल्डर होगा, मतलब जिसकी मृत्यु हो गई हो, चाहे उसका सेविंग अकाउंट हो, चाहे डिपॉजिट हो, चाहे सेफ डिपॉजिट लॉकर हो, उसके लिए एक यहाँ पे सेटलमेंट प्रोसेस बनाया जाएगा जो सारे बैंकों के लिए सेम ही होगा, जिससे जो उनके लीगल एयर्स या नॉमिनीज जो भी होते हैं उनको उनका जो पैसा है वो प्राप्त हो सके और उन्हें बहुत ज़्यादा धक्के ना खाने पड़े। इसको लेकर के आने वाले समय में आपको सर्कुलर भी देखने को मिलेगा। आरबीआई का स्टेटमेंट आया था यूएस टैरिफ्स इंपैक्ट के ऊपर। आपको पता होगा यूएसए ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, और इसके अगर आपने न्यूज नहीं देखी है तो मैंने इसको पूरे डिटेल में बना रखा है। आप अगर जाएंगे प्लेलिस्ट में ये डेली करंट अफेयर वाली तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट है इसको लेकर के भी सवाल पूछे गए, तो आरबीआई गवर्नर ने यही कहा है कि अभी ऐसा इमीडिएट कोई इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे नहीं वो देख पा रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा रिटेलिएटरी रिस्पांस कुछ मिलता है, भारत की तरफ से कुछ ऐसा रिस्पांस मिलता है और कुछ ऐसा ट्रेड टेंशंस एस्केलेट होते हैं, तब इसको लेकर के वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ये उनका कहना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीआरआर रेट कट की। ये आपको पता होगा कि आरबीआई सीआरआर को 4% से कम करके 3% पे लाने को कहा है। तो ये जो रेट कट होगा ये सितंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है। अब सितंबर से स्टार्ट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि 4% से डायरेक्ट इसको 3% पे रखा जाएगा। 0.25% की ऐसे कटौती करी जाएगी और इसको लाते 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 ऐसे 3% पे रखा जाएगा। इसीलिए ताकि ये जो सीआरआर है ये आपको पता होगा कैश रिजर्व रेशियो इसको कहते हैं, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे फेज्ड मैनर में किया जाएगा। फिर यहाँ पे एनपीए के बारे में बात हुई। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर के, तो आरबीआई ने कहा कि एनपीए की जो स्थिति है इस समय वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब बहुत कुछ गंभीर समस्या नहीं है। ये भी अपडेटेड कुछ फिगर भी बताए, जैसे एनपीए अगर देखा जाए इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अभी तो वो है 0.5 to 0.6%, मतलब काफ़ी लो ऐसा चल रहा है, ऐसा बताया गया है। जिससे समझ में आता है कि इस समय जो स्ट्रेंथ है एसेट क्वालिटी की वो अच्छी है। वो ब्रॉडली एक कह सकते हैं कि हेल्दी बैंकिंग इन्वायरमेंट को ये दिखाता है। जितना एनपीए कम होगा, एनपीए का मतलब ये हुआ कि लोन किसी ने ले लिया लेकिन लोन वो चुका नहीं पाया, तो ऐसे में बैंक का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो गया ही गया, लेकिन बैंक का जो फ्यूचर इनकम थी वो भी गई। तो ऐसे में बैंक को नुकसान होता है। तो ये एनपीए ना जितना कम होगा उतना ही बैंक अच्छा काम करेगा, और बैंक के लिए उतना ही अच्छा है, मतलब बैंक उतना सोच समझ के लोन दे रहे हैं, ऐसे किसी को भी लोन नहीं दे रहे हैं जिससे उनका पैसा फंस जाए। तो इस एनपीए कम होना बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे बात हुई जनधन स्कीम के ऊपर भी, कि जो जनधन प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसको 10 साल पूरे हुए, तो उसके तहत जो अकाउंट खुलवाए गए थे, अब उसके लिए एक नेशन वाइड री केवाईसी ड्राइव जो है चलाने जा रहा है आरबीआई, ताकि अगर कुछ ऐसे फर्जी अकाउंट वगैरह खुले हों या फिर कुछ केवाईसी में चेंज हुआ हो तो उसको रिफ्लेक्ट करवाया जा सके। तो ये भी एक कह सकते हैं बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। फिर इसके साथ एक न्यू इनिशिएटिव को भी लॉन्च करने की बात हुई है। ये कहा गया है कि अब अगर आप ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो भी अब एसआईपी के थ्रू हो पाएगा। मतलब जैसे अभी आप एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, वैसे ही आप ट्रेजरी बिल में भी एसआईपी कर पाएंगे। और ये होगा कहाँ से? आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से। ये इसीलिए किया गया है ताकि जो वाइडर जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया जा सके। मतलब हमारे आपके जैसे आम लोग भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो उसके लिए एसआईपी यहाँ पे लाया जा रहा है, जो कि एक अच्छा मूव माना जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये सारी चीजें तो हमने देख ली। क्या मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ये क्या होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, वो सारी चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर की बॉडी होती है। और आरबीआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इसीलिए इसको बनाया जाता है जो 6 मेंबर की बॉडी होती है, ताकि जो बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है, जैसे यहाँ पे रेपो रेट है, उसका इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए। इसे 2016 में सेटअप किया गया था, ताकि एक सेट पैरामीटर बनाया गया है कि आपको हर 2 महीने पैसे मिलना है, आपको देखना है देश की स्थिति परिस्थिति क्या है, और इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, उसको लेकर के पॉलिसी रेट को आपको एडजस्ट करना है इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए एमपीसी काम करती है। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। इसमें यहाँ पे जो नियम है उसमें तो ये नियम है कि कम से कम 4 बार एक साल में तो एमपीसी को मिलना ही है। ये कम से कम है, 4 बार मिल सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशन ऐसा चला आ रहा है कि हर 2 महीने पे एमपीसी की बैठक होती है, मतलब साल में 6 बार ऐसी बैठकें होती हैं। अगर वो ये पूछे कि कितनी बार कम से कम हो सकती है, तो 4 बार कम से कम हो सकती हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा तो जितनी मर्जी उतनी करें, उसमें कोई भी लगाम नहीं, लेकिन इसको हर 2 महीने पे रखा गया, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं ना, किए जाते हैं, रेपो रेट को बदला नहीं बदला कुछ भी किया, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आने में भी समय लगता है। अब वो चाहे तो 15-15 दिन पे भी कर दें, लेकिन वो रिफ्लेक्शन फिर आ ही नहीं पाएगा। एक तरफ चेंज हो रहा है फिर दूसरी तरफ चेंज हो रहा है, वो बहुत केओटिक हो जाएगा, इसीलिए इसको 2 महीने पे रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये इंटरव्यू का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें 6 मेंबर्स जो होते हैं उसमें 3 तो इंटरनल मेंबर्स होते हैं आरबीआई के। इसमें जैसे जो पहले नंबर पे है श्री संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, और ये इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। एक बार इंटरव्यू पूछा गया था कि एमपीसी में 6 पर्सन होते हैं, तो चेयरपर्सन जो आरबीआई का होता है उसको लेकर के 7 हो जाए। तो ये फंसाने का प्रयास किया जाता है। एमपीसी का जो चेयरमैन होता है वो उसी 6 में इंक्लूडेड है, मतलब आरबीआई के गवर्नर, वो अलग से काउंट नहीं होते। फिर है डॉक्टर पूनम गुप्ता, जो कि डिप्टी गवर्नर है आरबीआई की, इंचार्ज हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी की। फिर हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के। तो ये 3 तो आरबीआई के पर्सन्स हो गए। ये जो 3 हैं ये आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड। डॉक्टर नागेश कुमार, प्रोफेसर सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह। ये जनरली इस फील्ड से होते हैं, इकोनॉमिक्स की फील्ड से ही होते हैं, प्रोफेसर वगैरह होते हैं, तो इनको रखा जाता है एक्सटर्नल मेंबर्स के तौर पे। ये 3 हैं। अभी इनका ये जो 3 मेंबर्स है ना, इनका अभी चुनाव हाल फिलहाल में ही हुआ है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आपको अगर देखना है तो देख सकते हैं। तो टोटल 6 मेंबर, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड ऐसे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आरबीआई का जो पॉलिसी स्टांस आपको देखने को मिलता है। जैसे इस बार का जो पॉलिसी स्टांस कहा गया है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो इसका मतलब क्या होता है, 3 तरह के पॉलिसी स्टांस होते हैं। एकोमोडेटिव, इससे पहले जो आरबीआई की बाई मंथली पॉलिसी थी उसमें कहा था एकोमोडेटिव है। फिर न्यूट्रल, और एक होता है हॉकिश। तो इसको ना मैंने शॉर्ट में बता रखा है, ये तो आप यहाँ पे लॉन्ग में समझ सकते हैं, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एकोमोडेटिव अगर स्टांस लिखा है कि आरबीआई का अब ऐसा स्टांस है, तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई रेट कट की तरफ बात कर रहा है, ताकि वो ज्यादा ग्रोथ को ला सके, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो इंजेक्ट कर सके इंडियन इकोनॉमी में, मार्केट में ज्यादा पैसा वो इंजेक्ट कर सके। तो ये अगर एकोमोडेटिव स्टांस है तो बताता है कि अब रेट कट होंगे, जितना रेपो रेट कट होगा उतना ही ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी। अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब ये किसी भी तरफ जा सकता है, मतलब ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। आरबीआई अभी फिक्स नहीं कर पा रहा है, ये वेट एंड वॉच की स्थिति होती है, परिस्थिति के अनुसार चेंज होता है, जो कि इस समय का भी करंट स्टांस यही है। और अगर हॉकिश की बात करें तो ये बताता है कि अब रेट हाइक होगा, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया तो उसे कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट जितना हाई होगा लिक्विडिटी उतनी ही कम होगी, मार्केट में पैसा उतना ही कम होगा। जब पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आता है। तो जब भी स्टांस की बात हो तो आपको पता होना चाहिए इन 3 स्टांस का मतलब आखिर होता क्या है। अब हमारी वीडियो को अंत करते हैं इन 5 बिग अनाउंसमेंट के साथ। पहला तो ये था इसमें कि आरबीआई ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया, स्टांस आपका अनचेंज रहे, यहाँ पे अनचेंज कह सकते हैं कि अब न्यूट्रल कर दिया गया है। क्लेम सेटलमेंट को सिंप्लीफाइड करने का बात किया गया है डिजीज्ड अकाउंट होल्डर के केस में। जीडीपी और इन्फ्लेशन का फोरकास्ट बताया गया कुछ चेंजेस के साथ। ट्रेजरी बिल में एसआईपी का कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए। उसके साथ जनधन स्कीम में ई केवाईसी अपडेशन के लिए ड्राइव चलाने जा रही है आरबीआई। तो इसके कुछ 5 बड़े बड़े मुख्य पॉइंट हैं जिनके बारे में इस बार की मीटिंग की चर्चा हुई थी। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और बढ़िया बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।